हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सुजन इंडियाज क्लास 10th। जैसा कि इंट्रोडक्टरी वीडियो में बोला था हमने कि हम आपको 2025-26 सेशन के लिए सारे मैथ साइंस एसटी का पढ़ाएंगे। तो एसएसटी का पहला लेक्चर आ चुका है, पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात बोलूँगा यार, पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम है पावर शेयरिंग। हेडिंग समझोगे तो टॉपिक आसानी से क्लियर हो जाएगा। हेडिंग क्या है? पावर शेयरिंग। पावर मतलब क्या हो सकता है? कोई एडमिनिस्ट्रेशनल पावर होगा। शेयरिंग मतलब पावर को शेयर करना। पावर शेयर करना, हम पढ़ क्या रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस। तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉलिटिकल स्फीयर में पावर कैसे शेयर होता है, क्या क्या उसके नॉर्म्स हैं, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो पहला जो टॉपिक आपको दिख रहा है वो है बेल्जियम एंड श्रीलंका। इस टॉपिक में मेनली हम इन दो कंट्रीज के एग्जाम्पल से पढ़ने वाले हैं। एक कंट्री जिसने पावर शेयरिंग को फॉलो किया है और एक कंट्री जिसने पावर शेयरिंग फॉलो नहीं किया है। तो हम दोनों का हाल देखेंगे कि अगर पावर शेयरिंग फॉलो करें तो क्या होता है और अगर नहीं करें तो क्या होता है। तो पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, आपके बुक में टॉपिक ऐसे होगा कि बेल्जियम एंड श्रीलंका पहला टॉपिक, देन मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका सेकंड टॉपिक, देन थर्ड टॉपिक जो है वो अकोमोडेशन इन बेल्जियम है। तो हम लोग अलग पढ़ेंगे, पहले बेल्जियम का केस पढ़ेंगे, उसके बाद उसका अकोमोडेशन पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे श्रीलंका का केस एंड उसका जो मेजोरिटेरियनिज्म का टॉपिक है वो पढ़ेंगे। फिर हम कंक्लूड करेंगे इस लेक्चर को विद सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे क्लियरली, और हाँ एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूं मैं, जो यहाँ पे अंडरलाइन है ऐसे नहीं कि अंधे की तरह जो है अंडरलाइन है उसी को अंडरलाइन किए जा रहे हैं, नहीं। जो तुमको क्लियर मतलब तुमको जो लगे कि इंपॉर्टेंट है, जो मुझे याद नहीं रहेगा, सिर्फ उसको ही अंडरलाइन करो, और जो इंपॉर्टेंट तुम्हारे सेंस में उसको अंडरलाइन करो। अब तुम बड़े हो गए हो, तुमको कोई स्पून फीड नहीं करेगा, तो तुमको अपने हिसाब से अपने पढ़ने का तरीका डेवलप करना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। बेसिकली इसमें ये बता रहा है जो बेल्जियम है वो बहुत छोटा सा कंट्री है यूरोप में, ठीक है। हमारे हरियाणा से भी छोटा है। बेल्जियम का पॉपुलेशन अप्रॉक्स 1 करोड़ है, जो कि हमारे हरियाणा के पॉपुलेशन से भी आधा है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। जो एथनिक कॉम्पोजिशन है हमारे बेल्जियम का वो लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये छोटा कंट्री जरूर है बट इसमें एथनिक कॉम्पोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब बार बार यहाँ पे एथनिक वर्ड आ रहा है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब भी जानना है तो बस एनसीईआरटी के नीचे जाओ और यहाँ पे ग्लॉसरी दिया हुआ है, ये रहा, एथनिक वर्ड का मीनिंग बताया हुआ है। ये ग्लॉसरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी इनसे भी सवाल आ जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में, तो इनको भी ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि छोड़ के आगे बढ़ना है। तो देखते हैं, एथनिक मीन्स अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। मतलब एक सोशल डिवीजन है सोसाइटी का। सोशल डिवीजन, सोसाइटी के डिवीजन को हम सोशल डिवीजन कहते हैं, जो कि शेयर्ड कल्चर पे बेस्ड है। अब डिवीजन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेम एथनिक के हो, सेम एथनिसिटी के हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेम नेशनलिटी के भी हो और सेम रिलीजन के भी हो सकता है आप डिफरेंट रीजन के हो, डिफरेंट नेशनलिटी के हो, पर आपका एथनिसिटी सेम हो सकता है क्योंकि आप एक सेम डिसेंडेंट को वो हो, कंटिन्यूएशन हो, उसको हम बोलते हैं एथनिक। बाकी इसको बाय द वर्ड याद कर लेना, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, यस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कंट्री टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। अनदर 40% लिव्स इन वेलोन रीजन, स्पीक्स फ्रेंच। रिमेनिंग 1% ऑफ बेल्जियन स्पीक्स जर्मन। अब इसका मतलब क्या है? मैप पे जो नीचे दे रखा है उससे समझते हैं। देखो, बुक पे जो फिगर्स दिए होते हैं, ये मैप्स दिए होते हैं, इनमें थोड़ा कलाकारी किया करो क्योंकि ये रिवीजन के टाइम पे तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे। बुक को सजा के किसी को आगे देना नहीं है, तो इसमें तुम पेन चलाओ, पेंसिल चलाओ, इसमें लिखे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखो, तभी तुम्हारे रिवीजन में भी इससे हेल्प होगा। अब जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग मैं बता दूँ, ये बेल्जियम है। इसके ऊपर में यहाँ पे तुमको एक सेकेंड, यहाँ नीदरलैंड दिख रहा है, यहाँ जर्मनी है, और यहाँ लक्समबर्ग एंड यहाँ फ्रांस। तो हमारा बेल्जियम जो है वो इन 4 कंट्रीज से सराउंडेड है। पहला कंट्री नीदरलैंड, एक मिनट, या सेकंड कंट्री जर्मनी, थर्ड कंट्री लक्समबर्ग एंड फोर्थ कंट्री फ्रांस। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि एक बार अगर एटलस का बुक है तो बेल्जियम को स्पॉट करो और आसपास के कंट्रीज को भी स्पॉट करके देखो। इससे हुआ क्या, तुम्हारा और जो एटलस का नॉलेज है वो इससे बढ़ेगा। मूविंग फॉरवर्ड, जैसे कि हमने ऊपर देखा 59% जो बेल्जियम का पॉपुलेशन है वो हमारे फ्लेमिश रीजन में रहता है, जो कि ये येलो वाला पार्ट है, ठीक है। मार्क करते चलना फिगर के ऊपर। देन ये नीचे, हाँ, ये जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारा वेलोन रीजन है, जिसमें मेजॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग रहते हैं 40%। एंड यहाँ पे जो छोटा सा आपको एक स्टेट दिख रहा है वो हमारा बेल्जियम का कैपिटल स्टेट है, जिसको हम ब्रसेल्स कहते हैं, ब्रसेल्स। एंड
इसमें केस बिल्कुल उल्टा है। कंट्री में डच स्पीकिंग मेजोरिटी में है एंड फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी में है, बट माय फ्रेंड इन ब्रसेल्स इट्स टोटली अपोजिट। फ्रेंच जो है वो मेजोरिटी में है एंड डच माइनॉरिटीज में है। 80% आर फ्रेंच स्पीकिंग एंड 20% आर डच स्पीकिंग। एक चीज़ जो हमने यहाँ पे इग्नोर किया है, वो हो सकता है तुम भी इग्नोर कर दो क्योंकि बहुत छोटा मार्केट इमेज में, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे ये देख रहे हो इतना वाला पार्ट मैप का, यहाँ 1% जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है, क्योंकि यहाँ पास में जर्मनी है जस्ट नेक्स्ट टू इट। ठीक है, बस ये पॉइंट बताना था, बाकी इससे कोई उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता इसमें। मूविंग फॉरवर्ड, अब जैसे कि तुमने देखा कंट्री के अंदर तो डच के पास मेजोरिटी है, बट कैपिटल स्टेट, जो कैपिटल स्टेट है हमारा कंट्री का बेल्जियम का, उसमें फ्रेंच मेजोरिटी है। क्या यहाँ पे क्लैशेस होने के चांसेस हैं? एब्सोल्युटली हैं, क्योंकि एक स्टेट जो कि कैपिटल है किसी कंट्री का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हमारे इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दिल्ली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। सेम विद बेल्जियम, ब्रुसेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे चांसेस हैं कि क्लैशेस हो सकते हैं। अभी तक तो यही लग रहा है कि क्लैशेस हो भी जाना चाहिए भाई साहब, बट आगे क्या होता है वो हम देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि जो बेल्जियम हमारा कंट्री है वो बहुत छोटा कंट्री है यूरोप का, हरियाणा से भी कम उसका लैंड है, हरियाणा से भी कम उसका पॉपुलेशन है, नियरली 1 करोड़ है। मेजॉरिटी उसमें कंट्री में डच स्पीकिंग है, माइनॉरिटी में फ्रेंच स्पीकिंग है। बट जस्ट अपोजिट केस है हमारा केस में कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में, जिसमें 80% डच है, सॉरी 80% फ्रेंच है एंड 20% ओनली डच है। तो भाई मेरे हिसाब से तो यहाँ पे हम लोग के हिसाब से मतलब यहाँ पे क्लासेस तो होने चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ पे तो साफ सब दिख रहा है कितना बड़ा डिफरेंस है जो मेजॉरिटी सेक्शन और माइनॉरिटी सेक्शन है। बट टू योर सरप्राइज, जो आगे हमारे टॉपिक है अकोमोडेशन इन बेल्जियम, द बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। इसका मतलब ये है जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्होंने क्लासेस को प्रिवेंट करने के लिए 1970 से लेकर 1993 तक टोटल 4 टाइम्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए, जिसके कारण आज वहाँ पे जो लोग हैं फ्रेंच के, डच के, जर्मन के, एक साथ यूनिटी के साथ रह रहे हैं। वो 4 अमेंडमेंट्स थे क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है। तो अमेंडमेंट्स देखते हैं। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट अमेंडमेंट, दैट इज Constitution prescribes that the number of Dutch and French-speaking ministers shall be equal in central government. Some special laws requires the support of majority of members from each linguistic group. First जो हमारा अमेंडमेंट है वो ये कहता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स सेम रेशियोज में होने चाहिए। एंड अगर कुछ ऐसा जो बिल हो या कोई भी ऐसा डिसीजन जो कि सेंसिटिव है किसी भी कम्युनिटी के लेकर, उसमें मेजॉरिटी का सपोर्ट, मेजॉरिटी का जो क्या बोलते हैं उसको, मेजॉरिटी जो मत है वो ज़रूरी होगा, मेजॉरिटी हमारे लिंग्विस्टिक ग्रुप का, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू सेकेंड अमेंडमेंट, वेट अ सेकंड, या many powers of the central government have been given to state governments of the 2 regions of the country. The state government are not subordinate to central government. सेकेंड अमेंडमेंट ये कहता है कि जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है वो कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट नहीं रहेगा। अब ये सेम टर्म हमारा फेडरलिज्म में भी आता है, जो कि आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। एंड जो यहाँ पे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी तरीके का सप्रेशन या किसी भी तरीके का फोर्सफुलनेस स्टेट गवर्नमेंट नहीं दिखा सकता। स्टेट गवर्नमेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, अपने खुद डिसीजन ले सकता है, वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं होगा बिल्कुल भी। ये सेकेंड अमेंडमेंट था। मूविंग अहेड टू द थर्ड अमेंडमेंट, Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. The French-speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch-speaking community has accepted in the central government. अब हमने पहले अमेंडमेंट देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर सेम रेशियो में होंगे। तो जो डच जो मेजॉरिटी में है कंट्री में, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, तभी ये चीज़ हो पाया। अब सेम चीज़ ब्रुसेल्स, जहाँ पे फ्रेंच मेजॉरिटी में और डच माइनॉरिटी में है, वहाँ पे फ्रेंच लोगों ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और बोला कि जो वहाँ पे ब्रुसेल्स के अंदर जो गवर्नमेंट है, ब्रुसेल्स की जो हमारी गवर्नमेंट है, उसकी सेपरेट गवर्नमेंट है ब्रुसेल्स की, उसके अंतर्गत भी जो नंबर ऑफ बेल्जियम बोल रहा हूँ मैं, डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स सेम होंगे। समझ गए? ब्रुसेल्स के अंदर जो सेपरेट गवर्नमेंट बनी है उसके अंदर डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स भी सेम रेशियो में रहेंगे। यहाँ पे फ्रेंच ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। बढ़ते हैं फोर्थ अमेंडमेंट की ओर। यस, apart from the central and state government, there is third kind of government, that is community government, which is elected by the people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking. No matter where they live, this government has the power regarding cultural,
कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। अब हमने 2 गवर्नमेंट पढ़े बेल्जियम के अंदर अभी तक, एक जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, सेकंड वन जो हमारा कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में गवर्नमेंट है, ब्रुसेल्स, ठीक है, ब्रुसेल्स में गवर्नमेंट है। अब थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे है जो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट है। कम्युनिटी गवर्नमेंट हर कम्युनिटी की अलग अलग है। डच स्पीकिंग कम्युनिटी की अलग गवर्नमेंट है अपनी बनी हुई, जर्मन की अलग, फ्रेंच की अलग। अब ये गवर्नमेंट जो है मेनली इनके पास पावर है जो भी लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़ हैं, जो भी उनके कल्चर रिलेटेड इशूज़ हैं, जो भी उनके एजुकेशनल इशूज़ हैं। जैसे बहुत सारे अपने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं ना हर रिलीजन के, जैसे हमारे जो हिंदू में होता है कि हमारा गुरुकुल है, और जो मुस्लिम्स में हमारे मदरसे होते हैं, तो वैसी तरीके का वहाँ भी हर हो सकता है कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, तो उसको लेकर कोई डिसीजन लेना हो, लैंग्वेज को लेकर कोई डिसीजन लेना हो, या कोई भी डिसीजन जो कि उनके कल्चर से रिलेटेड होता है, उसमें ये थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बहुत मेजर रोल प्ले करता है और पावर इनके साथ भी शेयर की गई है। ठीक है, 4 अमेंडमेंट्स हमने पढ़े, क्या क्या थे एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। पहला अमेंडमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो नंबर ऑफ डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं सेम रेशियो में रहेंगे। सेकंड अमेंडमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं है। थर्ड अमेंडमेंट, जो हमारी कैपिटल सिटी ब्रसेल्स है उसके अंदर जो गवर्नमेंट है उसमें भी सेम नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे। फोर्थ अमेंडमेंट, थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि हमारा कम्युनिटी गवर्नमेंट है, जो कि फ्रेंच की अलग है, डच की अलग है, जर्मन की अलग है, जो कि कौन से डिसीजंस लेते हैं, कल्चर डिसीजंस हो गए, वो सब लैंग्वेज रिलेटेड डिसीजंस हो गए, जो उनके अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गए उनसे रिलेटेड डिसीजन, वो हमारी कम्युनिटी गवर्नमेंट लेती है। बेल्जियम में हमने देखा अभी तक इसमें भी बहुत बड़ी डाइवर्सिटी थी। जो स्टेट में मतलब ऑल ओवर कंट्री जो मेजॉरिटी थी वो कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी थी, और जो ऑल ओवर कंट्री में माइनॉरिटी थी वो कैपिटल सिटी में मेजॉरिटी थी। क्लैशेस होने के पूरे चांसेस है, बट बेल्जियम के लीडर्स ने इसको इतने अच्छी तरीके से अकोमोडेट किया कि सारे लोग आज भी यूनिटी के साथ रह रहे हैं। ये हमारा बेल्जियम का पार्ट था। बेल्जियम का पार्ट यहीं पे ओवर होता है। अब हम मूव करेंगे श्रीलंका की तरफ। Yes, Sri Lanka topic. Sri Lanka is an island nation just a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. 2 crore people about the same as in Haryana. श्रीलंका ज़्यादा दूर तो है नहीं तमिलनाडु से, कुछ किलोमीटर की डिस्टेंस है, एंड इसका पॉपुलेशन भी बिल्कुल सेम है एज ऑफ हरियाणा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है। श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिन्हाला स्पीकर्स दैट इज 74% एंड द तमिल स्पीकर्स दैट इज 18%। अब जैसे बेल्जियम में हमारे जो ग्रुप्स थी वो थी डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग एंड जर्मन स्पीकिंग। श्रीलंका में थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, यहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे है, यहाँ भी लैंग्वेज, वहाँ भी लैंग्वेज, यहाँ भी लैंग्वेज थी। कैसे रिलेटेड वो देखो। श्रीलंका के अंदर जो सिन्हाला स्पीकिंग ग्रुप है वो 74% है, तमिल स्पीकिंग ग्रुप 18% है। अब तमिल स्पीकिंग ग्रुप में फर्दर बाइफर्केशन है। तमिल स्पीकिंग अमंग द तमिल्स 2 सब ग्रुप्स आर देयर। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स that is 13%. The rest whose forefather came from India as plantation workers during colonial period are called Indian Tamils. जो 18% तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी है उसमें 13% जो श्रीलंका के नेटिव लोग हैं वो हैं, जो नेटिव वहाँ पे जो रहते हैं बहुत पहले से ही जो तमिल बोलते हैं उनका है। बाकी 5% वो इंडियंस हैं जिनके फोरफादर्स को यहाँ से ब्रिटिशर्स के टाइम पे लेके गया था श्रीलंका में, ताकि प्लांटेशन में उनसे काम करवाया जा सके। ठीक है, ये वो हैं 5%. Moving forward, Sri Lankan Tamils are concentrated in north and east of the country. Most of Sinhala speaking people are Buddhist. ठीक है, अब मैप पे आ जाओ एक बार श्रीलंका के। ये जो ऑरेंज पोर्शन दिख रहे हो यहीं पे मेजॉरिटी तमिल स्पीकिंग लोग, देखो लिखा है श्रीलंकन तमिल्स, ऑरेंज वाला पार्ट है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में है। बाकी जहाँ पे तुमको छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं ना, ये सारे वहाँ पे हमारे इंडियन तमिल्स है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यस, मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स आर बुद्धिस्ट। जो मोस्ट ऑफ द जो सिन्हाला स्पीकिंग लोग हैं वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम, और जो मोस्ट ऑफ तमिल स्पीकिंग लोग हैं या तो वो हिंदू हैं या तो वो मुस्लिम हैं। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल्स एंड सिन्हाला। अब इन्हीं पॉपुलेशन में 7% क्रिश्चियंस भी हैं। अब यहाँ पे गणित लगाने मत बैठना कि 100% तो हो ही नहीं रहा। 7% का मतलब है कि जितना पॉपुलेशन सिन्हाला स्पीकिंग और तमिल स्पीकिंग था उनमें 7% यहाँ पे क्रिश्चियंस हैं। ठीक है, तो मेनली जो सिन्हाला स्पीकिंग है वो बुद्धिस्ट हैं, तमिल स्पीकिंग हिंदू और मुस्लिम है, एंड
तमिल्स और सिन्हाला दोनों में से कुछ सिन्हाला कुछ तमिल 7% जो हैं वो हमारे क्रिश्चियंस हैं। अभी यहाँ पे भी क्या लगता है भाई, डिवीज़न तो है लैंग्वेज के बेसिस पे, तो क्या यहाँ पे क्लैशेस होंगे? बिल्कुल क्लैशेस होंगे। आगे दिखाते हैं कैसे। अब देखो, श्रीलंका का जो इंडिपेंडेंस है वो जस्ट हमारे साथ ही हुआ था। हम 15 अगस्त 1947 के दिन इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी एंड 1948 में श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना था। द लीडर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी sought to secure dominance over government by virtue of their majority। अब जो हमने देखा कि मेजॉरिटी 74% जो लोग हैं वो सिन्हाला स्पीकिंग है। जो सिन्हाला लीडर्स थे उन्होंने अपने मेजॉरिटी का फायदा उठा के डोमिनेंस दिखा के गवर्नमेंट के ऊपर पावर बनाया। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म मेजर्स टू एस्टैब्लिश श्रीलंकन सिन्हाला सुप्रीमेसी। सॉरी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारे सिन्हाला स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने मेजॉरिटेरियनिज्म के आइडिया को अडॉप्ट किया ताकि वो सिन्हाला स्पीकिंग लोगों का डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर सके। अब एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जहाँ भी तुमको ये आइज़म दिख जाए, आइज़म उसका मतलब होता है आइडियोलॉजी होता है, ठीक है। आइज़म का मतलब आइडियोलॉजी होता है, मतलब वैसी आइडियोलॉजी जो मेजॉरिटी के पावर को सपोर्ट करे उसको मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं, ठीक है। इसको अपने दिमाग में रखना कि जहाँ भी आइज़म दिखे उसका मतलब होता है एक आइडियोलॉजी को रेफर कर रहा है वो, ठीक है। यस। तो जब वहाँ पे मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गई, कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए, कुछ एक एक्ट पास किया गया था 1956 में। उसके अंतर्गत कुछ चीज़ें आती हैं जो कि हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो 1956 में जो एक्ट आया था उसके अंदर पहला पॉइंट ये कहता है, एक्ट वॉज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज दस डिसग्रेडिंग तमिल, डिसरिगार्डिंग तमिल्स। मतलब इस एक्ट के अंदर सबसे पहला पॉइंट ये लाया गया कि सिन्हाला को नेशनल लैंग्वेज घोषित किया जाएगा, तमिल को नहीं, सिन्हाला को नेशनल लैंग्वेज, सिर्फ सिन्हाला को नेशनल लैंग्वेज घोषित किया जाएगा। आगे क्या है, सेकंड, गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब। अब जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए या जो भी यूनिवर्सिटी में कुछ पोजीशंस होते हैं उनमें कोई एडमिशन लेने आते हैं तो उसमें प्रेफरेंशियल पॉलिसी को फॉलो किया गया, मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया उन लोग को जो सिन्हाला स्पीकिंग है रैदर देन जो तमिल स्पीकिंग है। तमिल स्पीकिंग के ऊपर अगर समझो फॉर्म आया, 10 बच्चों का फॉर्म आया, ठीक है, जिसमें 10 बच्चों के फॉर्म में 5 बच्चे जो हैं, सीट 5 का ही है, सीट 5 का है यूनिवर्सिटी में, 10 बच्चों का फॉर्म आया है, 5 सिन्हाला है और 5 तमिल है, तो 5 तमिल चाहे उनका कितना अच्छा मार्क्स क्यों ना हो, चाहे वो टॉपर्स क्यों ना हो, उनको नहीं मिलेगा एडमिशन। जो 5 सिन्हाला स्पीकिंग है उनको एडमिशन मिल जाएगा। ये प्रेफरेंशियल पॉलिसी है। थर्ड पॉइंट, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो स्टेट में जितने लोग रह रहे हैं श्रीलंका में उनको बुद्धिज्म को ही प्रैक्टिस करना है और उसका प्रचार प्रसार करना है, बाकी और कोई रिलीजन नहीं चलेगा। यस, all these government measures coming one after the other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। अब यार एक कंट्री है जिसमें सिन्हाला स्पीकिंग भी है, भाई श्रीलंका में सिन्हाला स्पीकिंग भी, तमिल भी है। अब सारे जो जितने प्रिविलेजेस हैं वो आप एक ही कम्युनिटी को दोगे तो ऑब्वियस बात है जो सेकंड कम्युनिटी है वो एलिनिएट होगा ही। एलिनिएट मतलब उसको दुख तो लगेगा ही, वो अपना को सप्रेस्ड फील करेगा ही कि भाई हमें कुछ नहीं मिला, जो मेरा सब तो सिन्हाला स्पीकिंग को मिल रहा है। तो वही यहाँ पे हुआ, जितने भी मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं उसको लेकर जो तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो बहुत एलिनेटेड फील कर रही थी। They felt that none of the major political parties led by Buddhist Sinhala leaders were sensitive to their language and culture। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो भी हमारे सिन्हाला लीडर्स जो कि हेड कर रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज को, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को, वो तमिल्स के लैंग्वेज पे, तमिल से कल्चर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। मतलब एक तरीके से उसको आउटकास्ट कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे पूरी तरीके से तमिल को। Then they felt that the constitution and the government policies denied their equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interest। जो मैंने बोला भाई, उनको ऐसा लगने लगा कि भाई जो हमारे जो गवर्नमेंट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को पूरी तरीके से वो तो मतलब एक तरीके से डिनाई कर रही है। हमारे पास तो कोई राइट ही नहीं बचा, ना हम जॉब ले सकते हैं, ना हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम तमिल स्पीकिंग है। क्योंकि सारे जो प्रिविलेजेस हैं वो मिल किसको रहे हैं? सिन्हाला स्पीकिंग को। अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। नेक्स्ट पेज ओपन कर लो। That results the relations between the Sinhala and Tamil communities strained over time। अब इन चीज़ों की वजह से ही जो तमिल्स और जो सिन्हाला स्पीकिंग लोग हैं उनमें आपस में थोड़ा टेंशन क्रिएट होने लगा। क्या सा टेंशन भाई?
द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। अब हुआ क्या, जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उन्होंने धीरे धीरे पार्टीज फॉर्म करना स्टार्ट किया, जो कि किसी से डिमांड कर रही हैं। डिमांड ये कर रही है कि जो उनका तमिल लैंग्वेज है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करो, ठीक है, और हमें एक अलग एरिया दो रहने के लिए, जो कि यहाँ पे रीजनल ऑटोनॉमी, जिस रीजन में मेजॉरिटी हमारे तमिल्स हैं उस रीजन में हमें पूरा कंट्रोल चाहिए, ये डिमांड किया। देन थर्ड क्या डिमांड था कि जो एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज है उसमें भी हमको इक्वालिटी चाहिए। मूविंग अहेड, देयर डिमांड्स फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड। जो मैंने बोला ना कि जहाँ पे ज़्यादा तमिल्स हैं वहाँ पे इनको पावर चाहिए, उस चीज़ को बार बार इनके डिमांड को डिनाई किया जा रहा था बाय द गवर्नमेंट। मूविंग फॉरवर्ड, यस, बाय द 1980s several political organizations were formed demanding independent Tamil Elam state, Elam means state, in the northern and eastern part of Sri Lanka। अब धीरे धीरे बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होने लगी जो कि डिमांड करी थी सेपरेट तमिल एलम के लिए। कहाँ, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में। क्यों? क्योंकि हमने देखा था ऊपर वाले मैप में कि मेनली जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में रह रहे हैं, तो यहीं का रीजनल ऑटोनॉमी डिमांड कर रहे थे। अब इसके एग्जाम्पल मैं तुमको बताता हूँ, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, अगर तुम थोड़ा रिसर्च करोगे तुमको इसका पता चलेगा। ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, जो कि एक बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन थी अपने जब ये इशूज़ चल रहे थे सेपरेट तमिल एलम के लिए, जिसके लीडर प्रभाकरन थे। एंड आई टेल यू वन मोर थिंग कि इसी दौरान जब ये क्लासेस चल रहे थे इसमें इंडियन आर्मी ने भी बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया था, एंड उनका भी बहुत बड़ा रोल था इस क्लास को ख़त्म करने में और वहाँ पे पीस इस्टेब्लिश करने में। थोड़ा इसका रिसर्च करोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एडवाइस करो थोड़ा रिसर्च करने चीज़ के बारे में, लर्न ज़्यादा तुमको चीज़ें लर्न करने को मिलेगी, ठीक है। इंडियन आर्मी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था यहाँ पे पीस इस्टेब्लिश करने में, वापस से बता रहा हूँ इस चीज़ को। देन द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइडस्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, इट सून टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर। जो ये आपस में डिसकंटेनमेंट हो रहा था, डिसएग्रीमेंट हो रहा था, एट द एंड उसने रिजल्ट किया किस में, सिविल वॉर में। अब सिविल वॉर एक टर्म आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है भाई, तो इसका ही मतलब दे रखा है यहाँ पे नीचे ग्लॉसरी में। सिविल वॉर, अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर। मतलब एक कंट्री के अंदर दो अपोजिंग ग्रुप्स के बीच में इतना इंटेंस टसल होना कि वो एक तरीके से वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाए, उसको हम सिविल वॉर कहते हैं, ठीक है। अब सिविल वॉर होगी तो इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, बहुत सारी फैमिलीज अलग हो गई, बहुत सारे लोग अपने घर से अलग हो गए, अपने परिवार वालों से अलग हो गए, क्योंकि एट द एंड सिविल वॉर का रिजल्ट यही होता है, डिस्ट्रक्शन। कभी से कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा सिविल वॉर का, ठीक है। यहाँ पे श्रीलंका का मेजोरिटेनिज्म वाला जो था वो ख़त्म हो गया। अगेन मैं रिकमेंड करूँगा, एक बार जो इंडियन आर्मी ने पीस कीपिंग की, हमारा पीस इस्टेब्लिश किया था अपने जो इनिशिएटिव से श्रीलंका में जाके, वो एक बार जरूर देखना, यूट्यूब पे सर्च करना, तुमको बहुत सारी वीडियोस देखने मिल जाएंगी, ठीक है। इंडिया में तो बहुत इंडियन आर्मी ने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था वहाँ पे पीस इस्टेब्लिश करने में। एक कीवर्ड यहाँ पे छूटा था, मेजोरिटेनिज्म, इसका मतलब भी देख लेते हैं। अ बिलीफ दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। वही जो मैंने बताया, मेजॉरिटी जो गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से जैसे रूल करना वो रूल कर सकती है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो माइनॉरिटी से डिमांड मानने का। अभी जैसे हमारा इंडिया है उसमें डेमोक्रेसी स्टैब्लिश्ड है, तो यहाँ पे हर माइनॉरिटी ग्रुप की भी डिमांड्स को माना जाता है, बट मेजॉरिटी जो हमारा मेजॉरिटेरियनिज्म है उसमें नहीं माना जाता है, जैसे चाहे मेजॉरिटी ग्रुप अपने हिसाब से गवर्नमेंट को चला सकती है। ये हमने पढ़ा बेल्जियम का कॉन्सेप्ट क्या था, बेल्जियम में कैसे बेल्जियम ने जो अपने डिस्पाइट ऑफ इतना बड़ा डाइवर्सिटी तब भी अकोमोडेट किया अच्छे से, और किस तरीके से श्रीलंका ने अकोमोडेशन नहीं किया, पावर शेयरिंग नहीं किया, तो क्या उसका रिजल्ट हुआ, जो कि सिविल वॉर हमने देखा। आज बस ये तो टॉपिक पढ़ेंगे, अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे जो पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कास्ट ग्रुप ऑफ श्रीलंका। क्वेश्चन पढ़ो, देखो, अरे यार कहाँ गया माउस, हाँ देखो कब आया था, दिल्ली सेट 1 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कास्ट ग्रुप श्रीलंका, इनमें से इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है मेजर कास्ट ग्रुप है श्रीलंका का। ऑप्शन ए क्रिश्चियन तमिल्स, ऑप्शन बी बुद्धिस्ट हिंदू,
ऑप्शन सी सिन्हली एंड तमिल्स, ऑप्शन डी सिन्हली एंड क्रिश्चियंस। कौन सा होगा ऑप्शन? इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, सिन्हाला एंड तमिल्स। ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, व्हेन वाज सिन्हली रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सिन्हली? हाँ, यहाँ पर लिखने में गलती हुआ है, नहीं सिन्हाला। यस, व्हेन वाज सिन्हाला रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका? 1954, 1955, 1956 और 58। कब सिन्हाला जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया था? याद करो, जो मेजोरिटेरिज्म वाला टॉपिक था उसमें सबसे ऊपर ही लिखा हुआ था ये चीज़। बताओ, इसे कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब देना क्या होगा। पर इसका जो आंसर है वो 1956 है। ठीक है, 1956 में सिन्हाला को एज ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करता। मैं दिखाता हूँ तुमको एनसीईआरटी में कहाँ पे ये सब चीज़ें जो सवाल आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आता है, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ आएगा। एनसीईआरटी क्लियर है तो मतलब सवाल तुम बना सकते हो आसानी से। यस, 1956 एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। समझ गए? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय मेजोरिटी ऑफ श्रीलंकन्स? कौन सा लैंग्वेज जो मेजोरिटी ऑफ श्रीलंकन स्पीक करते हैं? तमिल, सिन्हाला, हिंदी, उर्दू। करेक्ट आंसर सिन्हाला होगा। अच्छा, ये तो बाद का क्वेश्चन है, बाद का टॉपिक है। यस, ये क्वेश्चन है, अ बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स बाई डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी इज। अभी 2 सेकंड पहले पढ़ाया था ग्लॉसरी में, बोला था ना ग्लॉसरी अच्छे से पढ़ लो, ग्लॉसरी को याद कर लो क्योंकि उससे क्वेश्चंस भी आते हैं। सामने तुमको एग्जांपल मिल गया। क्या होगा इसका आंसर? मेजॉरिटी, ऑप्शन सी मेजॉरिटेरिज्म, क्योंकि इसी के अंदर माइनॉरिटीज के विशेष को डिसरिगार्ड किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड होता है। एक चीज़ बस एडवाइस दूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर को देखने से पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेना, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, और भी जो गूगल पे जाकर तुम सर्च करो तुमको बहुत सारे PYQ मिल जाएंगे, उसको देखना और सॉल्व करना। एंड अगर हो सके तो आगे के जो 1-2 टॉपिक्स को पढ़ के आना खुद से, क्योंकि हम पहले से कुछ पढ़ा रहते हैं और हम क्लास में फिर से उसको सुनते हैं ना, तो वो और अच्छी तरीके से हमारे जो परमानेंट मेमोरी है उसमें जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।